कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है, उत्पादकता को समझेंगे, लेकिन एक मशीन के संदर्भ में देखें कि एक पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम एक मशीन के रूप में देखते हैं। मशीन क्यों लिखा है? मशीन के अंतर्गत देखिएगा, जैसे कि कोई इंजन है, इंजन के अंदर अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो हम इसके अंतर्गत कुछ इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। ठीक है, एक मशीन के अंतर्गत आप फ्यूल डालेंगे या करंट इनपुट के रूप में देंगे, मशीन चलेगी, और जब मशीन चलेगी तो वह आउटपुट के रूप में उस इंजन को चलाएंगे या हमारी गाड़ी चलेगी। अब मशीन के संदर्भ में हमने कल पढ़ा कि क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का अर्थ होता है कि वो जो मशीन है जिसे हम इकोसिस्टम के रूप में देख रहे हैं, वो मशीन लगातार चलती रहे, बिना रुकावट के लगातार चलती रहे, यानी इकोसिस्टम जो है हमारा वो लगातार वर्क करता रहे। अब लगातार वर्क कब करेगा? जब उसके सभी जो संगठक है वो बराबर रूप से काम करेंगे। अब संगठक जैविक, अजैविक और अपघटक, यानी पौधे अपने आप को विकसित कर रहे हैं, उन पौधों पर निर्भर रहने वाले जो जीव हैं, जो शाकाहारी है, वह अपना भोजन बराबर रूप से प्राप्त कर रहे हैं, अपने आप को बराबर रूप से विद्यमान रखते हैं। उन जीवों पर निर्भर रहने वाले जो मांसाहारी है या सर्वाहारी है या जो अपघटक है, उनको भी भोजन की प्राप्ति होती रहे, तो ये सिस्टम लगातार चलेगा। तो क्रियाशीलता का अर्थ है कि मशीन जो है वो लगातार चलती रहे। एक मोटरसाइकिल के पहिए लगातार वर्क बढ़िया तरीके से वर्क करते रहे, उसका इंजन लगातार काम करता रहे, ये उसकी मशीन की क्रियाशीलता है। एक पानी की मोटर लगातार पानी को उठाती रहे, उसके अंतर्गत कह सकते हैं कि पानी जो फेंकने की जो क्षमता है वो लगातार बनी रहे, तो उसको हम कहेंगे क्रियाशीलता। अब हम बात करते हैं कि मशीन की उत्पादकता। मशीन की उत्पादकता का अर्थ होता है कि एक जो मशीन चलती है, जैसे कि हम एक मोटरसाइकिल का इंजन लेते हैं, तो मोटरसाइकिल के इंजन की उत्पादकता क्या है कि वह हम मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ये उसकी स्पीड है, 100 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह मोटरसाइकिल चल रही है, तो वह उसकी उत्पादकता है। अगर इसी संदर्भ में हम कहें कि एक पानी की जो मोटर है वह 10 मिनट में वह 100 लीटर पानी को ऊपर चढ़ा देती है, तो वो उसकी उत्पादकता है। या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक कोई भी मशीन ले लीजिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे काउंट करेंगे? उसकी प्रोडक्टिविटी की काउंट करने का हम तरीका इस प्रकार से, जैसे कि हमने फ्यूल का उदाहरण ले लेते हैं कि एक जो मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल की फ्यूल एफिशिएंसी कितनी रहेगी कि वह 1 लीटर पेट्रोल के अंतर्गत वह मोटरसाइकिल 65 किलोमीटर चली जाती है। ये उसकी प्रोडक्टिविटी है। अब ये प्रोडक्टिविटी बेहतर कब रहेगी? जब हमारा इंजन सही रहेगा। इंजन सही तरीके से कब रहेगा? जब क्रियाशीलता रहेगी। तो क्रियाशीलता अगर रहेगी तो हमारा इंजन सही तरीके से चलेगा, और सही तरीके से चलेगा तो हमें बराबर एवरेज मिलेगा, तो वह उसकी उत्पादकता कहलाती है। किसकी उत्पादक? अब मशीन की जगह पर हम वापस इकोसिस्टम ले लेते हैं कि एक इकोसिस्टम की उत्पादकता क्या होती है। तो एक इकोसिस्टम की उत्पादकता का अर्थ होता है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार बनती रहे। अब स्थायित्व की बात करते हैं कि भाई स्थायित्व क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। तो स्टेबिलिटी का अर्थ होगा कि वो इकोसिस्टम है वह कितने लंबे समय तक चलता है, वह उसकी स्टेबिलिटी है, वह उसकी स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी का अर्थ होता है कि वह लगातार वर्क करता रहे, वह स्थायी रहे, यानी एक मशीन जो है लंबे समय तक वर्क करे, लंबे समय तक वर्क करे, यानी वो इंजन है या जो पानी की मोटर ले लीजिए, या आटा पीस जो गेहूं पीसने की जो चक्की होती है उसको ले लीजिए, तो स्टेबिलिटी का अर्थ होता है कि वो कितने लंबे तक समय तक चलेगी। तो हमने यहाँ पर मशीन के संदर्भ में देखा है कि एक मशीन जो है या जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के लिए जरूरी है कि वह लगातार कार्य करता रहे। वह इकोसिस्टम जो है वह लगातार उसकी जो प्रोडक्शन है वह लगातार बना रहे, एक उसका स्थायित्व है, यानी वो लंबे समय तक इसी प्रकार से प्रोडक्शन देती रहे। ठीक है, एक
जो पशु है, जैसे कि एक गाय के संदर्भ में ले सकते हैं, इकोसिस्टम का ने अब गाय के संदर्भ में उदाहरण लेते हैं कि एक गाय है लगातार स्वस्थ बनी रहे। एक गाय जो है वह वर्ष में 4-5 महीने या 6 महीने तक जो दूध देती है, तो दूध देने का जो कार्य है वो लगातार 6 महीने, ऐसा नहीं है कि 2 महीने अच्छा दूध दिया फिर तीसरे महीने उसका दूध का प्रोडक्शन घट गया, वो लगातार वैसा ही प्रोडक्शन देती रहे, स्थायित्व यानी लंबे समय तक वो गाय दूध देती रहे। तो इस प्रकार से किसी संदर्भ में देख लीजिए, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो क्रियाशीलता को हम पिछली क्लास के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, आज हम उत्पादकता को पढ़ेंगे, उत्पादकता के बाद में स्थायित्व को पढ़ेंगे। तो एक इकोसिस्टम में ये सारी का सारी प्रोसेस किस प्रकार से चलती है। अब हम पढ़ते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का अर्थ होता है पोषण स्तर 1। पोषण स्तर 1 यानी जितने भी हमारे स्वपोषित पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो जो भोजन स्वयं बनाते हैं वह पौधे जो हैं वह सौरिक ऊर्जा यानी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है और जमीन से मिट्टी से जो पोषक तत्व प्राप्त करता है वह उनका प्रयोग करते हुए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की विधि से प्रति समय इकाई में, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रति समय इकाई का अर्थ होता है कि मैं लिख देता हूं 1 ग्राम पर मिनट, तो ये प्रति 1, या फिर मैं लिख देता हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये प्रति इकाई समय। तो एक जो हरा पौधा है वह प्रति इकाई समय में जैविक पदार्थों या ऊर्जा वृद्धि दर, अर्थात वापस इसको मैं साफ करके आपको बताता हूं कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषित जो हरे पौधे हैं वे हरे पौधे प्रति इकाई में समय इकाई में संचयित स्टोर्ड या स्थिर यानी फिक्स्ड या जैविक पदार्थों की सकल मात्रा को पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहता है। अब काफी अलग सा लगता है कि नहीं, समझ में नहीं आया। अब समझ लीजिएगा, इसको साधारण शब्दों में हम समझते हैं कि एक पौधा, जैसे कि मान लेते हैं हमने बनाया कि ये एक पौधा है और इस पौधे के द्वारा सूर्य के प्रकाश से, जैसे कि सन है, सन से ये एनर्जी रिसीव करेगा, थोड़ी सी ये एनर्जी जो है वह जड़ों के माध्यम से यानी मृदा से, और ये जल भी प्राप्त करेगा, कुछ खनिज लवण भी प्राप्त करेगा, सूर्य से ये ऊर्जा प्राप्त करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, वातावरण से ये CO2 लेगा, कुल मिला के ये क्या कर रहा है, इन सभी से अपना क्या बना रहा है, भोजन बना रहा है। अब ये भोजन बनाने की जो स्पीड है वह कितनी है, भोजन बनाने की स्पीड कितनी है, यानी प्रति समय इकाई में कि वह 1 मिनट में कितनी कैलोरी को बनाता है, या 1 घंटे के अंतर्गत कितनी सकल मात्रा, सकल का अर्थ होता है ग्रॉस यानी कुल, वहां पर कितनी मात्रा में जैविक पदार्थों का संचयन हुआ है, स्टोर किया, पौधे ने अपना भोजन कितना बनाया, एक माता ने 1 घंटे के अंतर्गत कितनी चपातियां बेली, तो वह उसकी उत्पादकता कहलाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का अर्थ हो गया कि हरे पौधे एक समय इकाई, चाहे 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, मैं सूर्य के प्रकाश तथा जैविक पदार्थों से कितनी मात्रा में उसने भोजन बनाया। ठीक है, तो पोषण स्तर 1 में स्वपोषित पौधों द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को हम प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला इसी प्रकार का भोजन तैयार होता है, ये फर्स्ट प्रोडक्शन होता है। इस प्रोडक्शन में शामिल पौधों को हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, ये हम पहले से ही क्लियर कर चुके हैं। प्राथमिक उत्पादक पर डिपेंड रहने वाले हो गए उपभोक्ता, उपभोक्ता प्रथम, उपभोक्ता द्वितीय, उपभोक्ता तृतीय, उपभोक्ता प्रथम यानी शाकाहारी, उपभोक्ता द्वितीयक यानी मांसाहारी, उपभोक्ता तृतीयक यानी सर्वाहारी। तो इस प्रकार से जो उपभोक्ता होते हैं वो इस पर निर्भर रहते हैं और पोषण स्तर 1 के अंतर्गत ये अपना भोजन बनाते हैं।
तो ये डिपेंड करता है, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है कि जो पौधा है वह सूर्य के प्रकाश से तथा सूर्य के प्रकाश से तथा जैविक पदार्थों के उपयोग के माध्यम से कितनी एनर्जी या कितनी मात्रा में वह ऊर्जा को बना रहा है, ये उसकी उत्पादकता है। अब पौधा उत्पादकता पर निर्भर, अब जैसे कि हमने कहा कि एक मशीन का उदाहरण दिया कि एक मशीन जो है वह तेज चलेगी या धीरे चलेगी, ठीक है। तो मशीन का प्रोडक्शन, जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि एक रोटी बनाने की मशीन है, चपाती की मशीन है, ठीक है। अब चपाती बनाने की जो मशीन है वह 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएगा, तो वह डिपेंड करता है कि उसकी यानी उस मशीन की क्या है, क्षमता कितनी है, कितनी क्षमता है। और दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास आटा कितना है, आटा कितना है। अब क्षमता भी इफेक्ट करती है कि एक तो उसकी जो बनावट है वो किस प्रकार की है, मोटर की क्षमता कितनी है, दूसरा कि उसके पास ऊर्जा कितनी आ रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो धीमा है तो मशीन धीमे चलेगी, रोटियां कम बनेगी। और अगर उसके अंदर अगर आप रॉ मटेरियल कम डाल रहे हो तो भी रोटियां धीरे बनेगी। तो पौधे भी अपना जब भोजन बनाएंगे या उसकी जो उत्पादकता होगी, ये उत्पादकता निर्भर करती है 2 कारकों पर। अब 2 कारक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला कारक कि जो स्वपोषित हरे पौधे हैं, जो प्राथमिक उत्पादकों के लिए सौरिक ऊर्जा की मात्रा की सुलभता। अब सौरिक मात्रा की सुलभता यानी सूर्य एनर्जी कहां से आ रही है, ऊर्जा का स्रोत कौन है, ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। अब सूर्य से ऊर्जा कितनी आ रही है उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन कितना होगा, कि सूर्य से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। और प्रकाश जो संश्लेषण होगा वह डिपेंड करता है प्रकाश पर। अब सूर्य का प्रकाश जहां जहां पर अच्छा मिलेगा वहां पर नो डाउट प्रोडक्शन भी बढ़िया होगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा मिल रही है। तो जहां जहां पर सूर्य की ऊर्जा ज्यादा मिलेगी वहां पर पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता होगी वो काफी अधिक होगी। दूसरा कारक क्या हो सकता है कि स्वपोषित प्राथमिक जो उत्पादक जो पौधे हैं उनकी उनकी सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता। मशीन यानी वो पौधे कितनी क्षमता रखते हैं कि जो सौर ऊर्जा उससे मिली है उस सौर ऊर्जा को वह फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से उसे ग्लूकोज के अंतर्गत बदल रहे हैं, उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। वह उसकी क्षमता कितनी है और कितना उसके अंतर्गत कैपेबिलिटी है, तो कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी कैपेबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है कि उत्पादकता कितनी होगी। तो मशीन के माध्यम से हमने उदाहरण के माध्यम से समझा कि एक व्यक्ति अपना अपने आप को मजबूत बना रहा है, या फिर एक मशीन का उदाहरण हमने लिया कि जो मशीन है वह बढ़िया चलेगी या उसका प्रोडक्शन बढ़िया होगा, तो वो डिपेंड करता है कि मशीन में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है, मशीन किस प्रकार की एनर्जी से चल रहा है। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हाथ से कपड़ा बुनने का प्रयास करेंगे तो टाइम लगेगा, वही पावर लूम बनाएंगे से कपड़ा बनाएंगे तो तेज बनेगा, क्योंकि पावर लूम मशीन से चलता है और हैंडलूम हाथ से चलता है। तो वो डिपेंड करता है। अब एनर्जी तो आपने पावर लूम और हैंडलूम का उदाहरण दे लिया, दूसरा कि वो मशीन जो है उसकी क्षमता कहती कितनी है, तो ये भी कई मायनों में इसको फैक्ट करता है। तो पौधे या पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निर्भर करती है, पहला कि सूर्य से ऊर्जा कितनी मिल रही है, सूर्य ऊर्जा की सुलभता कितनी है, और दूसरा जो उदाहरण है उत्पादकता का वह है कि उसकी क्षमता कितनी है कि वह सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत बदल दे। ठीक है। अब ये जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम कई भागों में कई नाम से जानते हैं, जैसे सकल प्राथमिक उत्पादन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, जिसे जीपीपी कहा जाता है, जीपीपी। अब जीपीपी क्या होता है, एनपीपी क्या होता है, जीपी का अर्थ हो गया ग्रॉस। अब ग्रॉस का अर्थ होता है कि जो पौधे हैं वह जो सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं कि टोटल जो मात्रा है उसको हम कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादन। यानी एक पौधे के द्वारा 1 घंटे में या 1 मिनट में कितनी ऊर्जा को बनाया गया वह होगी सकल
मात्रा। अब इस सकल के अलावा एक होती है शुद्ध नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का क्या होता है उसको जान लेते हैं कि पोषण स्तर एक यानी जो हरे पौधे हैं उसमें संचित व स्थिर ऊर्जा, यानी उसके अंतर्गत कितनी ऊर्जा अभी मौजूद है। ठीक है, अभी कितनी मौजूद है, कितनी बनाई जीपीपी, कितनी मौजूद है एनपीपी। तो जैविक पदार्थों की मात्रा को नेट प्राथमिक उत्पादन यानी एनपीपी कहते हैं। अब फर्क क्या होता है, यानी जो पौधे हैं वह श्वसन क्रिया करते हैं, वह O2 को रिलीज करते हैं, ठीक है, और CO2 को इनहेल करते हैं। तो उस समय प्राथमिक उत्पादन की जितनी मात्रा का क्षय का अर्थ होता है खर्च हो जाता है, उससे एनपी में शामिल नहीं करते हैं। देखिएगा ये कितना बनाया, ठीक है, ये है आपके पास अभी मौजूद कितना है, टोटल मौजूद एनर्जी कितनी है, तो वो कहलाती है एनपीपी। आपने कुल कितनी बनाई, तो ये कुल इतनी बनाई, अब कितनी है, अब है एनपीपी, बनाई कितनी जीपीपी। तो जितनी आपने पौधे ने एनर्जी बनाई वो जीपीपी, और अभी किसके पास कितनी है एनपीपी, क्योंकि ये एनपीपी जो होती है वही आगे वाले में जाएंगे। जैसे कि अगर एक उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि एक प्लांट है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझिएगा, प्लांट है और प्लांट पर इस पर जो निर्भर रहने वाला होता है उसे कहते हैं कंज्यूमर। अब कंज्यूमर फर्स्ट है यानी शाकाहारी, फिर है आपका कंज्यूमर जो सेकंड है वह हो गया मांसाहारी, ठीक है, ये आपका सेकंड। तो प्लांट के अंतर्गत प्लांट ने बनाया कितना, प्लांट ने तो बहुत सारा बनाया, लेकिन अभी प्लांट के पास कितना है 10, ठीक है। तो ये 10 जो है ये कंज्यूमर सेकंड के पास पहुंचेगी, यही आगे जाएगी, लेकिन इसने बनाया कितना था 15, यानी इसके पास जीपीपी एनर्जी कितना, उसने 15 ग्राम बनाया, 15 ग्राम बनाया, लेकिन अभी उसके पास 10 है कि 5 कहां चली गई, 5 चली गई रेस्पिरेशन जो सिस्टम है उसके अंदर खर्च हो गई। तो आगे वाले पर कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी, 5 तो खर्च हो गई तो मिलेगी नहीं। तो इस प्रकार से एनपीपी और जीपीपी को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो नेट प्राथमिक उत्पादकता को हम इस प्रकार से बना सकते, नेट यानी अभी उसके पास कितनी मौजूद है। तो एनपीपी यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादन ऊर्जा की उस मात्रा को बताता है जो पोषण स्तर एक यानी हरे पौधे। अब ये नाम पोषण स्तर, अब हरे पौधे को हम क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम हम इसे स्वपोषित हरे पौधे भी कहते हैं, इसे हम उत्पादक भी कहते हैं, ठीक है। अब पोषण स्तर एक, ठीक है, अब पोषण स्तर एक हरे पौधा, उसके बाद पोषण स्तर 2 की बात करेंगे शाकाहारी हो गए, पोषण स्तर 3 की बात करेंगे तो मांसाहारी होंगे, पोषण स्तर 4 करेंगे तो सर्वाहारी होंगे। तो इस प्रकार से पोषण के जो स्तर है वो बदलते रहते हैं। तो एनपीपी उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जो हरे पौधों में उपयोग योग्य होती है, यानी वह उसका यूज कर सकता है। श्वसन क्रिया वाली तो खर्च हो गई, तो यह उपयोग कर सकता है उस मात्रा को, हम मौजूद मात्रा को क्या कहा करते हैं, एनपीपी कहते हैं। तथा उच्च पोषण जो स्तर है के जीवों के उपयोग के लिए सुलभ होती है, यानी अवेलेबल होती है। उच्च पोषण स्तर यानी का अर्थ होता है कि पोषण स्तर एक तो ये हो गया, फिर उच्च में आएगा 2 है, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, यानी इसके ऊपर कौन सा पोषण स्तर 2, यानी जिस प्रकार से शाकाहारी होंगे वह पोषण स्तर 1 में होंगे, फिर मांसाहारी होंगे वो 3 में होंगे, फिर आपके सर्वाहारी होंगे वो 4 में होंगे। तो इस प्रकार से इनके लिए अवेलेबल जो मात्रा होगी, जो मौजूद मात्रा होगी, उसे एनपीपी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को, चाहे वह ग्रॉस हो चाहे नेट हो, उसे ग्राम प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, ग्राम देखिए, ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन या प्रति वर्ष में नापते हैं। यानी एक जो पौधा है वह क्वेश्चन मार्क कितने ग्राम एनर्जी को बनाता है, ठीक है, कितने ग्राम एनर्जी को बनाता है प्रति वर्ग मीटर, यानी प्रति वर्ग मीटर का अर्थ होता है वर्ग मीटर बाई मीटर का एक स्क्वायर। तो इतनी जगह में जैसे कि ये खेत है, ठीक है,
ये 3 बाई 3 फीट का एक टुकड़ा हमने मान लिया, या 3.25 बाई 3.25 का मैं कर लेता हूं 3.25 फीट। ठीक है, ये हो गए आपके 1 मीटर। अब 1 मीटर बाई 1 मीटर का जो एरिया है, उस 1 बाई 1 मीटर के एरिया में वह पौधा कितने ग्राम की एनर्जी बनाता है, कितने समय में। तो समय की अगर हम बात करेंगे तो वो प्रतिदिन हो सकता है या प्रति वर्ष। एक पौधा 3 बाई 3 के एरिया में एक दिन में या एक वर्ष में कितने ग्राम एनर्जी बनाता है, तो उसे हम प्राथमिक उत्पादकता के नाम से जानते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रति क्षेत्र इकाई। प्रति क्षेत्र इकाई का अर्थ होता है, जैसे कि मैंने कहा 3 बाई 3। ठीक है, मैं जीवित पदार्थों, जीवित पदार्थ यानी उसके अंतर्गत आपके जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ पौधे, जीव जंतु और छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव के सकल भार और उनकी मात्रा को बायोमास कहते हैं। बायोमास का अर्थ होता है कि इनकी संख्या कितनी है। पौधे बहुत ज्यादा है, बायोमास अधिक है। ठीक है, तो भार के माध्यम से बायोमास कहते हैं। शुष्क भार के रूप में उसे प्रदर्शित करते हैं। पादप तथा जंतु बायोमास की अलग अलग नाप की जा सकती है और अलग अलग रूपों में इसे विभक्त किया जा सकता है। तो इसको विभक्त करने का एक जो तरीका यहाँ पर बताया गया है। तो प्राथमिक उत्पादकता की बात करें पूरे पृथ्वी की जो एनपीपी एनपीपी का अर्थ हमने साधारण term में कहा कि मौजूद कितनी है, आपके पास अवेलेबल कितनी है। रेस्पिरेशन में आपकी कितनी खर्च हुई उसको हमने काउंट नहीं किया। तो एक पूरी हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो उत्पादकता है वह कितनी है, 320 ग्राम। 320 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। यानी एक साल में जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के मीटर बाई मीटर यानी 3 बाई 3 फीट का जो एरिया है उसमें लगभग 320 ग्राम की उत्पादकता बनती है। ये टोटल यानी एवरेज है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके कॉम्पिटिशन्स में कि 320 ग्राम जो नेट एनपीपी जो वैल्यू है अर्थ की। अब बढ़ते हैं। अब एनपीपी जो है क्या हमने कहा कि ये एनपीपी किस पर डिपेंड करता है। देखिएगा, हमने अभी इससे पहले उत्पादकता को पढ़ा था। तो उत्पादकता में मैं आपको पीछे ले जाता हूं कि ये उत्पादकता किस पर डिपेंड करती है। तो हमने दो कारणों को पढ़ा कि एक तो कि उसके लिए सूर्य की ऊर्जा कितनी है, सूर्य कितना उसके ऊपर चमकता है। सूर्य ज्यादा मिलेगा, सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा यानी उत्पादकता क्या होगी, ज्यादा होगी। सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा यानी उत्पादकता कम होगी। फिर वो जो पौधे हैं वह कितनी मात्रा में सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखते हैं। तो ये दोनों ही कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो इस आधार पर देखें तो हम पाते हैं कि कहां पर उत्पादकता अधिक होगी। तो सबसे ज्यादा उत्पादकता कहां होगी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी ये है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दलदल और जो एस्चुरीज है में सभी की जो एनपीपी, ठीक है, वह 2000 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। यानी 3 बाई 3 के एरिया में इन वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंतर्गत दलदल में, ज्वार नदमुख में आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी वहां पर आपको अलग अलग प्रकार के जीव और अलग अलग प्रकार की प्रोडक्टिविटी या उसके जो उत्पादन है वह उत्पादकता है जो पारिस्थितिकी तंत्र की कहाँ मिलेगी, जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा है, जहां पर कीड़े मकोड़े ज्यादा है, जो नदियों के एस्चुरीज वगैरह हैं जहां पर देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा। सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज्यादा होगी। दूसरा जो है अति शुष्क रेगिस्तानी भाग जो डेजर्ट है, एकदम वनस्पति रहित जो चट्टान है, नग्न शैल और जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं। देखिए, बर्फ के ढके हुए क्षेत्रों के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर आपको पेड़ पौधे कम मिलते हैं, पेड़ पौधे कम मिलते हैं। यहाँ पर भी नग्नशील, यहाँ पर भी पेड़ पौधे कम है, और जो रेगिस्तानी है क्षेत्र है वहां पर भी पेड़ पौधे कम है। तो पेड़ पौधे कम है तो वहां पर आपको प्रोडक्शन भी कम देखने को मिलेगा। तो वहां पर आप देखिएगा 2000 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, तो यहाँ पर केवल 3 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष भी देखने को मिलता है। और कुछ झाड़ियों वाले जो क्षेत्र होते हैं तो वहां पर आपको 70 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की उत्पादकता देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर डिपेंड कौन कर रहा है, ये कर रहा है कि वहां पर वनस्पति कितनी मात्रा में
पाई जा रही है। फिर है खुले सागर। खुले सागर यानी ओपन, खुले सागर का अर्थ होता है जो चारों तरफ से ढके हुए नहीं हो, एकदम लैंडलॉक नहीं हो। तो वहां पर आपको जो उत्पादकता है वह 125 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की उत्पादकता देखने को मिलती है। तथा जो टुंड्रा, ठीक है, और अल्पाइन क्षेत्र है, वहां पर वनस्पति की मात्रा कम होती है और जीव जंतु भी कम पाए जाते हैं, तो वहां पर आपको लगभग 140 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की एनपीपी देखने को मिलती है। तो एनपीपी डिपेंड करता है किस पर, जहां पर वन ज्यादा होंगे तो वहां पर आपको उत्पादकता ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम है उसकी जो एनपीपी प्राथमिक उत्पादकता है वह सौरिक विकिरण की मात्रा पर निर्भर होती है, हमने देखा है। तो सौरिक विकिरण जो सूर्य का जो इंसोलेशन हमें मिल रहा है, जो पौधों को मिल रहा है, वह प्राथमिक उत्पादकता में धनात्मक संबंध होता है। यानी जहां जहां पर सौरिक विकिरण बढ़ेगा तो वहां पर आपकी उत्पादकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। जहां पर सूर्य का विकिरण कम हो रहा है वहां पर उत्पादकता भी घटेगी। सूर्य का विकिरण कम है, सूर्य प्रकाश नहीं मिल रहा है, पौधे कम है, तो वहां पर आपको उत्पादकता भी कम देखने को मिलेगी। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो भी एक घटेगा। तो इस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि धरातल पर जो इंसोलेशन जो है उसकी मात्रा में तेजी से कमी होती है। इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाएंगे, हमें सूर्य का प्रकाश कम देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर हम देखें तो प्राथमिक उत्पादकता भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तेजी से कम होती है। यानी उच्च उत्पादकता आपको भूमध्य रेखा के वर्षा वनों के अंतर्गत देखने को मिलती है, जैसे कि हम अमेजोन के जंगल देखें, कांगो के जंगल देखें, या जो मलेशिया के जंगल है वहां पर आपको उत्पादकता अधिक देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे वहां पर आपको प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम आपको कम देखने को मिलेगी। यही कारण है कि धरातल पर स्थानीय और प्रादेशिक स्तर पर प्राथमिक उत्पादकता में स्थानिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। यानी जो अरावली के आसपास के क्षेत्रों में जो उत्पादकता देखने को मिलती है वो जैसलमेर के जंगलों, जैसलमेर के जो रेगिस्तान है वहां पर आपको उस प्रकार की उत्पादकता नहीं देखने को मिलती है। उसके अंतर्गत स्थान विशेष पर आपको इस प्रकार की उत्पादकता कम देखने को या ज्यादा देखने को मिलती है। तो एक बहुत बड़े स्तर पर जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी एनपीपी सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता से बहुत अधिक होती है, क्योंकि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर आपको पेड़ पौधे अधिक देखने को मिलते हैं। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के में फाइटोप्लैंक्टन मिलते हैं लेकिन कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की जो एनपीपी है या उत्पादकता है वो अधिक देखने को मिलती है। ईपी ओडम ने विश्व स्तर पर प्राथमिक उत्पादकता के 3 क्षेत्र बताए हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर बहुत ज्यादा उत्पादकता मिलती है? बारिश, हमने कहा कि सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलता है, तो कम गहराई वाले जलीय क्षेत्र सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाएंगे, पेड़ पौधे छोटे छोटे आसानी से विकसित होंगे। उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय तर वन यानी जो वेट जो फॉरेस्ट है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहां पर जो जलोढ़ मैदान है, जलोढ़ मैदान में क्या होगा, जहां पर उपजाऊ मिट्टी होगी वहां पर वनस्पति का विकास ज्यादा होगा, वनस्पति ज्यादा होगी तो उत्पादकता अधिक होगा। गहरी कसी वाले क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जाता है, यानी जहां पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है, भूमि की उच्च उत्पादकता को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, वहां पर आपको पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता भी अधिक देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं कम पारिस्थितिकी उत्पादकता के क्षेत्र, जहां पर वन नहीं होंगे, तो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र, कुछ बंजर क्षेत्र, वेस्टलैंड्स है, जो डेजर्ट्स है, और काफी गहराई, अगाध वाले का अर्थ होता है काफी गहराई वाले जो सागरीय क्षेत्र होते हैं जहां पर वनस्पति नहीं होगी, वहां पर आपको उत्पादकता कम देखने को मिलेगी। मध्यम पारिस्थितिकी उत्पादकता की बात करें तो घास क्षेत्र यानी ग्रासलैंड्स है, जो कम गहरी जो लेक्स हैं, जो झीलें हैं, विस्तृत कृषि का जो फार्मिंग वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को इसके अंतर्गत मध्यम के अंदर शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके कंप्लीट होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है वो किस प्रकार से निर्धारित होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया।